ये दोनों के लिए। तो फॉर्मूला है डायरेक्ट गामा पी, बस इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट्स क्या होंगे, कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होंगे। तो वो डायरेक्टली वो पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नो इफेक्ट ऑन स्पीड, नो इफेक्ट ऑन स्पीड, स्पीड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो P बाई रो जो है वो P डिवाइडेड बाई रो क्या हो जाएगा, RT डिवाइडेड बाई M। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास इन kg। तो यहाँ पे जो गामा P बाई रो है, दिस गामा P बाई रो इज इक्वल टू गामा RT बाई M। तो इस बेसिकली जो टेम्परे स्पीड है वो प्योरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, रेशियो रहेगा कांस्टेंट। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर देगी। और जो है एक ह्यूमिडिटी का फैक्टर आता है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे जैसे मतलब वाटर में मॉइस्चर इंक्रीज हो गया। तो जो बॉक्स है, अगर एक हम एयर का बॉक्स ऐसे कंसीडर करते हैं तो मान लो वाटर के मॉलिक्यूल का मास पहले एयर का मॉलिक्यूलर मास, पहले एयर था, एयर का मॉलिक्यूलर मास है 28 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18। तो अगर एयर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिप्लेस होकर वाटर के मॉलिक्यूल से आ रहा है तो यहाँ पे 28 वाले को हटा के 18 वाले को हमने रखा है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस सो स्पीड जो है स्पीड इंक्रीजेस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है भाई। इसमें ये तीनों ये फैक्टर्स हैं और ये जो है स्पीड है रूट टी बाई म्यू। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई एक पल्स है, लोअर एंड है, लोअर एंड से एक पल्स जनरेट हुई, लोअर एंड से एक पल्स जनरेट हुई। ये है रूट टी बाई म्यू, ये स्पीड है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 1 ग्राम की स्ट्रिंग है, क्वेश्चन ऐसे है कि ये 1 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, 1 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, ये 1 मीटर है और ये 1 ग्राम है, 1 मीटर है और 1 ग्राम है। तो इसमें टेंशन फाइंड करेंगे। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, म्यू, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे -3 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा म्यू। टेंशन क्या हो जाएगी, फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन इज इक्वल टू 100 10, तो ये 10 न्यूटन टेंशन हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब ऑलमोस्ट क्या है, इस पोर्शन में हमें टेंशन देखने के लिए इसका मास भी लेना चाहिए, बट ये तो वैसे ही कम है ब्लॉक के कंपैरिजन में। तो टी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा इस पल्स को यहाँ से ट्रैवल करने में, यहाँ पे एक पल्स जनरेट की हुई थी, इस पल्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि ये वेरिएबल होता, इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी भाई सोच के आंसर सोचोगे ताकि एटलीस्ट कुछ दिमाग चलाते रहो। क्या ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है भाई। टेंशन स्पीड इंक्रीज होने के लिए या तो टी बढ़ना चाहिए, तब तो टेंशन तो कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या रह रही है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात समझ में आई। कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे लाइट में भी होता है, रिफ्रैक्शन होता है। मान लो लाइट वेव मीडियम 1 में है और वो दूसरे मीडियम में जाती है, तो यहाँ की जो मीडियम 1 की फ्रीक्वेंसी होगी, मीडियम 2 की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी। तो F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा हमेशा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, तो मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज, वेलोसिटी चेंज, क्यों, क्योंकि म्यू चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ चेंज होगी। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट होंगे, v1 v2 डिफरेंट होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट होंगे, बट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम रहेगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेवलेंथ भी क्या रहेगा, वेवलेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का मास नहीं था, अगर मान लो कि हमें मास कंसीडर करना पड़े, ये ऐसा रोप है, ध्यान से देखोगे भाई, ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आया है पास्ट ईयर में।
यहाँ से x पे अगर हम लेते हैं, इस रोप का मास क्या है, m है, लेंथ l है, x डिस्टेंस पे अगर हम टेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम से हम फाइंड कर सकते हैं। वो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू लैम्डा x इंटू जी। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, x इंटू जी। यहाँ तो हो गया टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ, या हमारे लैंग्वेज में क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, तो t इज इक्वल टू म्यू एक्स जी। तो x डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लो किसी ने एक छोटा सा पल्स जनरेट किया, तो x डिस्टेंस पे जो वेव की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, रूट टी बाई म्यू करोगे तो रूट एक्स जी हो जाएगा, रूट एक्स जी हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक पल्स को जाने में कितना टाइम लगा। तो क्या यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, नहीं। क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी वेव की रहती है कांस्टेंट। तो वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ यहाँ से लैम्डा भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहला तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट आया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीजेस, नहीं, रिमेन कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव इंक्रीजेस, हाँ इक्वेशन देखा, इंक्रीज करा, वेवलेंथ ऑफ द वेव इंक्रीजेस, वेवलेंथ भी लिख दिया। अब यहाँ से टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए ऐसे देख लेना है कि v इज इक्वल टू रूट एक्स जी है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, v इज इक्वल टू एक्स जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी। तो क्या v डी वी बाई डी एक्स एक्सलेशन होता है, याद करोगे कि अच्छा हाँ हाँ पढ़ा तो था कभी कि v डी वी बाई डी एक्स जो है वो एक्सलेशन होता है, तो a की वैल्यू हो जाएगी जी बाई टू। तो इस पल्स का एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सलेशन कांस्टेंट है इस पल्स का, तो हम टाइम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हाँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो है जीरो, एल इज इक्वल टू हाफ इंटू जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा 4l डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर रूट, 4l डिवाइडेड बाई जी का हो जाएगा स्क्वायर रूट, ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो ये वेरिएबल के केस में है। ये सब देखो यहाँ पे ये जो है न्यूटन्स फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूटन फार्मूला ने, तो बेसिक पॉइंट क्या है कि न्यूटन ने इसको एज्यूम किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एज्यूम किया था, ऐसे ऐसे पी बाई रो, फिर गामा पी बाई रो, फिर वेरियस फैक्टर का यूज। अब इसके बाद हमारे दो सेगमेंट्स बचे हुए हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड डॉपलर इफेक्ट। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पहला क्या है कि अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, सुपरपोजिशन से ही हमें क्या मिलता है, सुपरपोजिशन से ही हमें स्टैंडिंग वेव मिलता है। स्टैंडिंग वेव कब बनता है, जब दो वेव किधर से आए, अपोजिट साइड से आए, दोनों दोनों जो है वो अपोजिट साइड से आए ऐसे। तो दोनों अपोजिट साइड से आए तो सुपर इम्पोज करेंगे तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा। उसके बाद फिर एफ सेम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन डिफरेंट। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस होता है वेव में, इंटरफेरेंस पड़ा होगा, ये डॉपलर, ये जो लाइट वाला होता है, लाइट वाला भी इंटरफेरेंस होता है, वाई डी एस सी। तो इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव हो और दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे इंटरफेरेंस में। तो अगर दो वेव हैं तो उसमें वो मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है, ये सारा कुछ मिलता है, वो होता है इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव। और उसके बाद एक फिनोमेना है हमारी बीट्स। बीट्स क्या है, बीट्स भी इंटरफेरेंस है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो इसमें भी क्या होगा, दो वेव होंगे, सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी, दो वेव सेम डायरेक्शन में जाएं और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरे हमारे दो पॉइंट्स इसमें और हैं, वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाले, कि वेव अगर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से किसी सरफेस पे, अगर इंसिडेंट होता है वेव, इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या इफेक्ट होगा, ऐसे वेव यहाँ से गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन।
तो वेव के सुपर पोजिशन से तीन चीजें मिली, स्टैंडिंग वेव, तो हमें क्या समझना है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होगा, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। फिर वेव अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इंटरफेरेंस का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे और उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, और बीट्स क्या होता है और वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तीन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें रिफ्लेक्शन समझना है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर डॉपलर इफेक्ट। तो ये दूसरा सेगमेंट है। तो हम उसके बाद ये इसके ऊपर जाएंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ यार। स्पीड ऑफ वेव, ये सारा जो है, जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कल इन्हीं सबों पे तुम्हारा टेस्ट भी होगा। जैसे कि स्टार्टिंग वाला बताया था स्टार्टिंग में कि प्लेन वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 1.2 साइन है। तो यहाँ से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोई बता सकता है? अब ये देखो, ये 3.314 को ना वो पाई के टर्म्स में देखोगे, पाई इज इक्वल टू वॉट, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये है। और इसमें देखो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। एक्स वाई रिप्रेजेंट्स जो भी है, एक्स वाई एंड टी रिप्रेजेंट्स ये है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये बता सकते हो? क्या ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स हाँ, नहीं एक्स नहीं, वाई, जो टर्म यहाँ पे होगा वाई नेगेटिव, और वाई, वाई है ना ये, वाई यहाँ पे टर्म था, जो टर्म था याद करो, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन है, तो एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन क्या है, वो वाई डायरेक्शन है। तो ऐसा हो गया। फिर ये इक्वेशन देखो, यहाँ से देख के हमें स्पीड स्पीड वेव वेलोसिटी फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है। ऐसा ये दिया हुआ है कि फेज डिफरेंस, जैसे ये लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो फेज डिफरेंस हमें क्या करना है कि सबको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कल बताया था, कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था, y इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। फंक्शन हमेशा हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर साइन के सामने माइनस साइन होगा, माइनस साइन थीटा, तो उसको हम लिख लेंगे साइन थीटा प्लस पाई। अगर कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। ये चेंज होगा बस। माइनस कॉस थीटा होगा तो साइन प्लस 3 बाई 2, बस इतना। साइन सेम, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, साइन सेम कर देना है और फंक्शन भी साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो दूसरा वाला जो देखो कॉस में है, उस कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे y1 y2, तो y2 इज इक्वल टू a2 साइन। साइन कॉस से साइन में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस पाई बाई टू ऐड करेंगे। कॉस से साइन में जाना है तो प्लस पाई बाई टू, माइनस कॉस थीटा से साइन में जाना है तो साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 ये ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 2 पाई, जो भी है 2 पाई एक्स बाई लैम्डा प्लस फाई और प्लस पाई बाई टू। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? अच्छा, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस में ये बताया हुआ है, पाथ डिफरेंस का इक्वेशन, कि एक्स वेवलेंथ में लैम्डा में चेंज होता है कितने का, 2 पाई। तो वन वन यूनिट लेंथ में कितने का हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स में कितने का चेंज होगा, जो डेल्टा फाई हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सेम चीज टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। टाइम के ऊपर डेल्टा फाई क्या होता है कि एक टाइम पीरियड में 2 पाई का चेंज होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस।
तो फेज डिफरेंस यहाँ से देखो, फेज डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे, डिफरेंस लोगे ये 2 पाई बाई एस, तो ये तो फाई है, तो फाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। क्या आंसर है भाई? तो पाथ डिफरेंस हाँ प्लस फाई है ना, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ से फेज डिफरेंस हम पुट कर देंगे, कौन सा जो डिफरेंस लेंगे यहाँ से, तो ये तो दोनों के एंगल में यही डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस यहाँ पुट करेंगे, तो लैम्डा बाई 2 पाई हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई। तो आंसर इसका हो जाएगा 2। सेम चीज यही है। मैक्सिमम वेलोसिटी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसवर्स वेव बाय द इक्वेशन दिस, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? एसएचएम में याद करो, ए ओमेगा होता है मैक्सिमम। ए यहाँ पे क्या है? ए है वाई नॉट। ओमेगा क्या है? ओमेगा तो हमें देखना है यहाँ से, ओमेगा कौन सा होता है? ओमेगा टी, ओमेगा वाला टर्म होता है, तो हो जाएगा 2 पाई v/लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, तो यहाँ पे ओमेगा है v और ये है k, तो 2 टाइम्स ऑफ v, ये जो है पुट कर दोगे, 2v कैंसिल आउट हो जाएगा, y नॉट लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट। तो बस ये इक्वेशन तुम्हें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाला देखो, ये देखो ये फेज डिफरेंस बताया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है हमें करना है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब बाकी सारे जो है इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले पे है ये सब, ठीक है। तो ऐसे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज जितने बताया, स्पीड स्पीड कैलकुलेशन वाला जो बताया। अब नेक्स्ट सेक्शन हम कर लेते हैं पहले डॉपलर इफेक्ट, उसके बाद की प्रॉपर्टीज हम बाद में करेंगे भी। तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो सोर्स अगर मूव करता है, डॉपलर इफेक्ट सोर्स अगर मूव करता है तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट क्या है? एपरेंट एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर जैसे मान लेते हैं हम, दो लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी इक्वेशन के थ्रू साइन कन्वेंशन भी पुट कर दूंगा, सारा कुछ पुट कर दूंगा कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 पर्सन ने लिया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है? वेलोसिटी, इधर से स्पीड मान लेते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा मान लो कि ऐसे हम लिख लेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, मतलब ये वेलोसिटी है मीडियम में, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की वेलोसिटी वीएम है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, जैसे विंड ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, तो वो वीएम में हम लेंगे। वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये चार है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी, इतना हमने। ये एफ क्या है? एफ इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या? v डिवाइडेड बाई एफ, v डिवाइडेड बाई एफ, v बाई एफ जो हो जाएगा वो वेलोसिटी हो जाएगी, v इज इक्वल टू वेवलेंथ हो जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखोगे f डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ऐसे लिख लेंगे, f इज इक्वल टू वी प्लस माइनस, तो मैं बस अभी ये प्लस माइनस कब लेना है वो बताऊंगा अभी, ये आएगा v प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे यहाँ पे एफ नॉट, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये हमारा कुछ लैम्डा डैश हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेवलेंथ। ये क्या हो जाएगा? एपरेंट, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऊपर रहना चाहिए वेवलेंथ के लिए, और नीचे फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो जो लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ, वी डिवाइडेड बाई एफ, तो ये वी डिवाइडेड बाई एफ जो होगा, ये हो जाएगी इसकी एपरेंट वेवलेंथ।
ठीक है, एपरेंट वेवलेंथ। तो कभी पूछा जाएगा कि एपरेंट वेवलेंथ बताओ, तो ये नीचे वाले टर्म में एफ नॉट से जो यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे तो एपरेंट वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेंशन पुट करते हैं। साइन कन्वेंशन ध्यान से सुन लोगे। कोई एक सायरन है, वो सायरन 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इधर। यहाँ पे जो है चतुर है, ये चतुर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जो है रैंचो यहाँ से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में। और विंड ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है ऐसे। ठीक है, विंड की डायरेक्शन है ये, और विंड की स्पीड जो है अब वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक चीज होगी हमेशा, इसी साइन कन्वेंशन को हम अप्लाई करेंगे। क्या कन्वेंशन है कि पहले ऐसे लिख लेंगे, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्स, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ट बाई, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ट बाई चतुर रामलिंगम एंड रेंचो। तो ये जो है ऑब्जर्वर जो है ये, और आर क्या क्या फ्रीक्वेंसी हर्ट करेंगे। तो मान लिया हम एफ सी फाइंड करते हैं। इसमें एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि ये है 100, वी पी मतलब जो इसकी स्पीड है, तो ऐसे लिख लोगे आंख बंद करके, कहोगे आंख बंद कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 330 330। फिर वेलोसिटी ऑफ मीडियम, विंड ब्लो कर रही है 5 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगर है, ऑब्जर्वर अभी जो है ये है, तो 20, और सोर्स, सोर्स की स्पीड भी क्या है, ये 10 है। बस अब देखो ध्यान से सुनना है, कभी भी सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ आएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ आता है, जैसे सड़क किनारे हम होते हैं, अगर कार इमीडिएटली हमको क्रॉस करती है तो तुरंत फ्रीक्वेंसी ऐसे से इंक्रीज होती है। तो कभी भी सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, उससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। पास आने से इंक्रीज, दूर जाने से डिक्रीज। तो अब यही पॉइंट अप्लाई करते हैं। मीडियम का साइन देखने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर मीडियम साउंड को लेके ऑब्जर्वर के पास जा रहा होगा, मतलब साउंड की हेल्प कर रहा होगा ऑब्जर्वर तक पहुंचने में, तब तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है ये सी है, इसकी तरफ एयर नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये साउंड के लिए हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये कहां से कहां जा रहा है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ। तो अगर सोर्स से ऑब्जर्वर जाता है तो साउंड की हेल्प करता है, इसको लेके आता है यहाँ तक, यहाँ हेल्प नहीं कर रहा है, उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव दोनों में पुट कर देंगे। आई होप कि मीडियम के साउंड डायरेक्शन समझ, मीडियम का कन्वेंशन कि अगर वो ऑब्जर्वर से सोर्स आ रहा है तो नेगेटिव, सोर्स से ऑब्जर्वर जा रहा है तो पॉजिटिव, और ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव पुट कर देंगे। अब ऑब्जर्वर का साइन देखते हैं। ऑब्जर्वर के साइन के लिए सोर्स को हम रेस्ट में मानेंगे, मान लिया सोर्स रेस्ट में है, केवल इसको बाकी से भूल जाएंगे। ऑब्जर्वर केवल सोर्स को रेस्ट में मान लिया। अब ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर जो है दूर जा रहा है, अभी जा रहा है। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज कराने के लिए इसका न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होने के लिए यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 100 में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, न्यूमरेटर में टर्म है, डिनोमिनेटर में टर्म है। तो अगर इसको डिक्रीज कराना है तो ये टर्म भी डिक्रीज कराना होगा, और ये टर्म डिक्रीज कराने के लिए हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और ऑब्जर्वर का हमने साइन पुट कर दिया। सोर्स के साइन के लिए हम इसको रेस्ट में मानेंगे, किसको, ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर को रेस्ट में माना, सोर्स जा रहा है किधर, ऑब्जर्वर की तरफ। तो कभी भी ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी होगी इंक्रीज। इंक्रीज तभी करेगी जब ये डिनोमिनेटर करेगा डिक्रीज। तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज कराने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्लस, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा साइन पुट कर दिया, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ सी इज इक्वल टू 100, ये 25, तो ये हो जाएगा 305 डिवाइडेड बाई, ये है +5 तो 335, तो 305/335, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आ जाएगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। सेकंड केस में अगर हम यही देखते हैं, इसमें सेकंड केस में
जल्दी से। सेकंड केस के लिए क्या है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई साइन बोलना चाहे तो बोल सकता है। मीडियम का साइन, ऑब्जर्वर और सोर्स का साइन। 330, 5, 5। हाँ ठीक है, 5। और ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर तो यहाँ पे अभी ये है रेंचो, रेंचो की स्पीड है 5 और डिवाइडेड बाई ये 330 स्पीड ऑफ साउंड मीडियम, और ये है सोर्स, सोर्स तो सेम है 10। आप देखेंगे मीडियम किधर आ रहा है, स्पीकर से रेंचो की तरफ, स्पीकर से रेंचो की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है तो इसको क्या ले लेंगे, प्लस। सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, साउंड लेके आ रहा है तो हो जाएगा प्लस। ऑब्जर्वर के साउंड के लिए इसको रोकेंगे, ये टूवर्ड्स जा रहा है, इसको होना है इंक्रीज, इंक्रीज कराने के लिए यहाँ न्यूमरेटर को इंक्रीज, यहाँ पे आना चाहिए प्लस। इस ऑब्जर्वर हो गया साउंड, सोर्स के लिए, सोर्स के लिए ऑब्जर्वर को रोक देंगे, ये दूर जा रहा है, दूर जाने से इसको डिक्रीज करना चाहिए, इसको डिक्रीज कराने के लिए डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज कराने के लिए ले लेंगे प्लस। तो ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। अब दूसरा होता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड, इसमें किसी को डाउट, कोई भी डाउट नहीं, जिनको डाउट था वो तो घर चले गए हैं। कितनी क्लासेस होती हैं तुम लोगों की। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए याद रखोगे, देखो टाइम लिमिटेड है तो उसमें थोड़ा सा स्पीड हमको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन तुम्हारे पास रहता ही करेंगे। रिफ्लेक्टेड में जैसे मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, सीधा सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला, कार जा रही है ऐसे, और इस कार की स्पीड है, कार की स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज है, और यहाँ से दे रहा है कि वॉल से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रहा है, वॉल से इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रहा है उसको सुन रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड सुन रहा है। ये कौन सुन रहा है, कार, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये सुन रहा है, कौन सा सुनेगा, एक डायरेक्ट सुन लेगा और एक जो है रिफ्लेक्टेड वाला सुनेगा। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हमें क्या कर लेना है, मिरर इमेज ले लेना है, किसका, सोर्स का, जहां से रिफ्लेक्ट होगा उसके अक्रॉस मिरर इमेज ले लेंगे, तो मतलब ये जो है कार, कार का हम इमेज बना देंगे। अब दीवार जो है वो मिरर नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 से जा रहा है तो इसको भी हम 10 से ले लेंगे। तो अब रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू ओरिजिनल जो है 100, वी जो है 300, मीडियम मान लेते, मूव नहीं कर रहा है, 330, 330 डिवाइडेड बाई 330। ऑब्जर्वर तो यही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो यहाँ पे तो 0 लिख लेंगे। सोर्स, सोर्स जो है टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स, सोर्स अब कौन सा लेंगे, रिफ्लेक्टेड लेना है ना, तो ये वाला इमेज वाला लेंगे ये। तो टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स आने से इंक्रीज होगा, इंक्रीज कराने के लिए डिक्रीज होगा, डिक्रीज कराने के लिए यहाँ पे स्पीड पुट कर देंगे -10। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट के लिए अगर कोई लिखना चाहेगा, डायरेक्ट करने का ओरिजिनल लिख लेंगे, 330, 330 तो लिख ही देते हैं। ऑब्जर्वर जो है भाई, ये ऑब्जर्वर जो है उसका जो है 0 है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 330। और सोर्स के लिए क्या है, टुवर्ड्स आ रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज करने के लिए इसको डिक्रीज, इसको डिक्रीज करने के लिए है? ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है, तो टुवर्ड्स आ रहा है तो इसको इंक्रीज कराना है, तो इसको डिक्रीज कराना है, तो डिक्रीज कराने के लिए माइनस। ये सेम कैसे हो गए, रिफ्लेक्टेड अगर देखेंगे तो हाँ, ये 100 है, 330, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, सोर्स टुवर्ड्स आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, इसको डिक्रीज, माइनस, -10। एंगल पे है, किसी एंगल पे, एंगल वाले पे होगा तो क्या करेंगे, केवल वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेना है हमें, कौन सा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो सोर्स और ऑब्जर्वर का, जैसे मान लो ये दोनों है, तो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वो लेंगे ना, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे ऐसे ले लेना है। तो यहाँ पे मान लो कि ये ऑब्जर्वर है, तो ये थी जो भी है अल्फा है, तो वी ओ कॉस अल्फा,
और यहाँ पे सोर्स है, तो ये वी एस कॉस बीटा। तो यहाँ पे मीडियम का तो रहेगा ही, सोर्स को देखेंगे, ऑब्जर्वर के लिए टुवर्ड जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, सोर्स भी टुवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस। तो इसमें से जैसे ऐसे देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन है कि अगर सोर्स कोई सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सोर्स ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है एफ नॉट, एमिट कर रहा है, और ये जो है सोर्स जो रिसीव कर रहा है वो एफ, तो ऑप्शन दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, एफ ग्रेटर देन एफ नॉट, और एफ लेस देन एफ नॉट। तो देखो, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं है तो इनको ज्वाइन कर दोगे, इनको ज्वाइन करने से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब रेडियस के अलोंग, एंगल है 90 डिग्री, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब कंपोनेंट ही अलग नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी जो हम एफ फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू एफ नॉट वी बाई वी, और वेलोसिटी का वी कॉस 90 वो हो जाएगा जीरो, सोर्स तो रेस्ट में ही है, तो ये आ जाएगा क्या, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जर्वर जाएगा तो सेंटर पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके लिए वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये था भाई डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो यही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैंडिंग वेव के कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, और एक बार फिर से मैं आज बोलूँगा कि ये स्टैंडिंग वेव और ये सारा कर लेना है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तो रिफ्लेक्शन जो है दो तरीके से हो सकता है, फिक्स बाउंड्री से और फ्री बाउंड्री से। फिक्स बाउंड्री मतलब यहाँ वॉल से है, और फ्री बाउंड्री का मतलब क्या है कि ये इसके थ्रू है, स्मूथ रिंग के थ्रू है। तो फिक्स बाउंड्री से कभी भी वेव अगर रिफ्लेक्ट होती है तो इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है, बट हमें याद रख लेना है कि उसमें पाई का फेस चेंज होगा, पाई का फेस चेंज होगा अगर फिक्स बाउंड्री से होगा तो। और फ्री बाउंड्री से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो फ्री बाउंड्री से नो फेस चेंज, फ्री बाउंड्री से नो फेस चेंज। तो इसका जो डेरिवेशन है वेलोसिटी के लिए जो है डेरिवेशन डेराइव करते हैं, तो वो आता है कि रिफ्लेक्टेड का जो फॉर्मूला होता है v2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, और उसका हो जाएगा टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। तो वो डेरिवेशन से भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ये याद रख लेंगे कि रिफ्लेक्शन अगर हैवी से हो रहा है तो पाई का फेस चेंज होगा, और अगर लाइट से हो रहा है तो जीरो का फेस चेंज होगा। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाले केस में है। अब स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस फॉर्मेशन की कंडीशन क्या बताई थी कि अगर वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। देखो कुछ फॉर्मूले जो है तुमको याद रखने होंगे, ऑल्दो कि ये स्टैंडिंग वेव वेव तो कल ही देखेंगे, ये एनर्जी वाला हम देख लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी में से तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंसिटी। तो यहाँ से सबका डेरिवेशन है, डेराइव करके हम पुट करते हैं, तो किसी भी वेव में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये सेम होता है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है। सोचो कि स्ट्रिंग ऐसे चुपचाप सीधा था, अभी इसमें एक पल्स जनरेट कर दिया तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेचिंग की वजह से स्टोर होगी। तो ये देखो हमने एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया है, वो 1/4 म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। सेम डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन तो है, बट यहाँ पे वो सारा कुछ कर करा के डेरिवेशन अभी के लिए तुम्हारे लिए यूजफुल भी नहीं है और आएगा भी नहीं, वही सेम आता है 1/4। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए ओमेगा क्या, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है। अब दूसरी एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। जैसे मान लो ये रोप है, रोप की लेंथ है एल और इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एरिया, अच्छा यहाँ पे एम्पलीट्यूड ले लिया हुआ है ए को, तो यहाँ पे एस ले लेते हैं, ये है एस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, वो होता है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, रो एस, म्यू इज इक्वल टू रो एस, तो ये बहुत बार यूज होता है। तो अब हमें होता है पावर, व्हाट इज द पावर,
पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी, ये टोटल हो गई DE बाई DT। मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, यहाँ पे अगर dt को हम 1 सेकेंड कर देंगे तो कोई सोर्स कितनी एनर्जी दे रहा है, वेव के थ्रू कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये देखो, ये एनर्जी है किसकी, यूनिट लेंथ की, यूनिट लेंथ की। तो अगर वेव इसमें मूव कर रहा है किसी रोप में, तो क्या उसकी स्पीड अगर v है तो कितना पोर्शन वो कवर कर लेगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो v लेंथ कवर कर लेगा। यूनिट लेंथ की एनर्जी कितनी है, यूनिट लेंथ की एनर्जी है इतनी, तो v लेंथ की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हाफ म्यू v a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, v लेंथ की, तो v लेंथ की एनर्जी, अच्छा v लेंथ की, ये यूनिट लेंथ की एनर्जी है, तो v लेंथ से यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ट्रांसफर ऑफ द स्ट्रिंग। पावर ट्रांसफर का भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन कर करा के सीधे देखो क्या आ रहा है, पावर एवरेज। यूनिट लेंथ की एनर्जी कितनी है, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 1 सेकेंड में कितनी लेंथ कवर हो जाएगी, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहाँ से जो है यही तुमको याद रख लेना है, यह है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो हाफ म्यू वीपी का स्क्वायर इंटू वी ओमेगा का स्क्वायर। इसी को कहीं पे वो जो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ कर दिया जाता है, 2 पाई एफ। तो इंटेंसिटी तुम ये एक इक्वेशन याद रखोगे, हाफ मास पर यूनिट लेंथ है, डेंसिटी वेंसिटी दिया हुआ है तो वहां से कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, पावर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, पी डिवाइडेड बाई एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ म्यू वीपी स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ वेव, ये स्क्वायर नहीं है, बाई एस। तो क्या था भाई, म्यू इज इक्वल टू रो एस, रो एस, तो म्यू बाई एस क्या हो जाएगा, रो। तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/2 रो, 1/2 रो वीपी स्क्वायर इंटू ओमेगा वी, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर। ठीक है, एक ये है, इसी को पुट करते हैं तो वो आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, जो भी है वी डब्ल्यू इंटू रो। तो इसमें जो है, इसमें हम वीपी हमें याद है कि ये ओमेगा होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ पे होता है, तो ये इंटेंसिटी और ये पावर का फॉर्मूला एक बार याद कर लोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब वही सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ये डिस्कनेक्ट होगा थोड़ी देर में। जिसका भी बीच में अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो